हेलो व्हाट्सअप गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल सीसी मंत्रा एजुकेशन अजमेर। तो स्टूडेंट, इस वीडियो के अंदर हम क्लास 12 बिजनेस स्टडीज़ का जो चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, उस चैप्टर का नेम है प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट और ये क्लास 12 बिजनेस स्टडीज़ का चैप्टर सेकंड है। तो सबसे पहले हम ये देखेंगे कि इस चैप्टर के अंदर हम क्या क्या टॉपिक्स कवर करने वाले हैं, तो एक बार उसको हम डिस्कस कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम इस चैप्टर के अंदर पढ़ेंगे मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स का कंसेप्ट क्या है, यानी कि प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट कहते किसे हैं। उसके बाद प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट की कैरेक्टरिस्टिक्स को हम क्या करेंगे, पढ़ेंगे। उसके बाद हम प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट की इम्पॉर्टेंस के बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद हेनरी फ्यूल ने मैनेजमेंट के जो 14 प्रिंसिपल्स दिए हैं उनकी स्टडी करेंगे। फिर उसके बाद फ्रेडरिक विंस्लो टेलर ने जो साइंटिफिक मैनेजमेंट थ्योरी को डेवलप किया है उसकी स्टडी करेंगे। फिर फेयोल और फ्रेडरिक विंस्लो टेलर, इन दोनों की मैनेजमेंट थ्योरीज में क्या क्या सिमिलैरिटीज़ हैं उसको भी हम डिस्कस करेंगे। और लास्ट में हम पढ़ेंगे कि फेयोल और फ्रेडरिक विंस्लो टेलर की मैनेजमेंट थ्योरी के अंदर क्या क्या डिफरेंसेस हैं उसको भी हम पढ़ेंगे। तो इस तरह इस पूरे टॉपिक को हम 7 सब टॉपिक्स में डिवाइड करके पढ़ने वाले हैं। और बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है स्टूडेंट्स ये, क्योंकि ये जो टॉपिक है हमारी जनरल लाइफ के अंदर और बिजनेस में दोनों ही पॉइंट ऑफ व्यू से ये टॉपिक जो है बहुत इम्पॉर्टेंट है। यानी कि इसके अंदर हम कह सकते हैं कि हमें मैनेजमेंट के बारे में बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, समझने को मिलेगा, जिसे हम अपनी लाइफ में भी अप्लाई कर सकते हैं और बिजनेस में भी अप्लाई कर सकते हैं। तो चलिए हम इस चैप्टर को पढ़ना स्टार्ट करते हैं। लेकिन उससे पहले आपके लिए एक इन्फॉर्मेशन है। यदि आपको इस चैप्टर की इन पीपीटीज़ के ये जो पीपीटीज़ मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, यदि आपको ये पीडीएफ फॉर्म में चाहिए तो आप गूगल प्ले स्टोर से या ऐप स्टोर से हमारे सीसी मंत्रा अजमेर ऐप को आप क्या कर सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं और उसके फ्री स्टडी मटेरियल के अंदर आपको ये नोट्स अवेलेबल हो जाएंगे। और साथ ही साथ यदि इस मैनेजमेंट के इस चैप्टर की वर्ड फाइल नोट्स की आपको चाहिए तो वो भी आपको फ्री स्टडी मटेरियल में अवेलेबल हो जाएगी। तो चलिए हम इस चैप्टर को पढ़ना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि हमने प्रीवियस चैप्टर में देखा कि मैनेजमेंट जो है वो ऑर्गेनाइजेशनल गोल को अचीव करने के लिए कुछ मैनेजमेंट जो फंक्शंस होते हैं उनको क्या करता है, परफॉर्म करता है। जैसे कि हमने देखा मैनेजमेंट के 5 फंक्शंस होते हैं, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग, एंड इन सब के साथ एक इम्पॉर्टेंट फंक्शन और होता है जिसे हम कहते हैं कोऑर्डिनेशन। तो इन सभी फंक्शंस को इफ़ेक्टिवली परफॉर्म करने के लिए उसे मैनेजमेंट ऑफ प्रिंसिपल्स की जो है रिक्वायरमेंट होती है। यानी कि अगर मैनेजमेंट इन फंक्शंस को इफ़ेक्टिवली परफॉर्म करना चाहता है और ऑर्गेनाइजेशनल गोल को अचीव करना चाहता है तो उसे प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट को अप्लाई करना ही होता है। तो यहाँ पर भी वही बात लिखी हुई है कि मैनेजमेंट हैज़ टू परफॉर्म अ नंबर ऑफ फंक्शंस टू अचीव द ऑर्गेनाइजेशनल गोल। मैंने भी अभी आपको यही बताया कि मैनेजमेंट को ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स को अचीव करने के लिए मैनेजमेंट फंक्शंस को क्या करना पड़ता है, परफॉर्म करना पड़ता है। Such management functions can be effectively performed through, यहाँ पे क्या वर्ड लिखा हुआ है, यदि मैनेजमेंट इन फंक्शंस को इफेक्टिवली परफॉर्म करना चाहता है तो वो किसके थ्रू कर सकता है, प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट के थ्रू कर सकता है। तो इफेक्टिवली परफॉर्म करने के लिए मैनेजमेंट को किसकी रिक्वायरमेंट पड़ती है, प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट की रिक्वायरमेंट पड़ती है। अब ये बात तो हमने देख लिया या समझ ली कि जो प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट हैं वो मैनेजमेंट को हेल्प करते हैं मैनेजमेंट फंक्शंस को इफ़ेक्टिवली परफॉर्म करने के लिए। लेकिन अब ये प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट है क्या, प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट कहते किसे हैं। यदि हम प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट के कंसेप्ट की बात करें, इसके कंसेप्ट को समझें, तो बच्चों प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट जो हैं
एक ब्रॉड एंड जनरल गाइडलाइंस होती हैं। यानी कि हम कोई भी काम करते हैं तो उस काम को, उस वर्क को कंप्लीट करने के लिए हमें कुछ गाइडलाइंस की रिक्वायरमेंट पड़ती है। उसी तरह मैनेजमेंट को भी मैनेजमेंट फंक्शंस को परफॉर्म करने के लिए कुछ गाइडलाइंस चाहिए होती हैं, जिससे कि वो उस वर्क को बेटर तरीके से क्या कर पाएँ, परफॉर्म कर पाएँ। हम भी कोई वर्क स्टार्ट करते हैं तो पहले उस वर्क की गाइडलाइन हम क्या करते हैं, देखते हैं या लेते हैं किसी से, और उसके बाद उस वर्क को करना क्या करते हैं, स्टार्ट करते हैं, ताकि हम उस वर्क को इफ़ेक्टिवली परफॉर्म कर पाएँ। बिल्कुल उसी तरह मैनेजमेंट को भी मैनेजमेंट फंक्शंस को परफॉर्म करने के लिए कुछ ब्रॉड एंड जनरल गाइडलाइंस की रिक्वायरमेंट पड़ती है। ये ब्रॉड एंड जनरल गाइडलाइंस ही क्या कहलाती हैं, मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स कहलाते हैं। तो यहाँ पर भी बिल्कुल यही लिखा हुआ है कि मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स आर ब्रॉड एंड जनरल गाइडलाइंस फॉर डिसीजन मेकिंग एंड बिहेवियर ऑफ मैनेजर्स। यानी कि मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स एक ब्रॉड एंड जनरल गाइडलाइंस हैं जो मैनेजर के बिहेवियर और उसकी डिसीजन मेकिंग पावर को क्या करती हैं, इफ़ेक्ट करती हैं। तो यानी कि अगर हमसे पूछा जाए कि प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट है क्या, तो प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट ब्रॉड एंड जनरल गाइडलाइंस हैं जो एक मैनेजर की डिसीजन मेकिंग पावर और उसके बिहेवियर को क्या करती हैं, इफ़ेक्ट करती हैं, ताकि वो मैनेजमेंट फंक्शंस को इफ़ेक्टिवली क्या कर पाए, परफॉर्म कर पाए। तो प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट बिल्कुल सिंपल वे में आप समझ लीजिए कि एक ब्रॉड एंड जनरल गाइडलाइंस होती हैं, और इन गाइडलाइंस के थ्रू कोई भी मैनेजर मैनेजमेंट फंक्शंस को इफ़ेक्टिवली क्या कर सकता है, परफॉर्म कर सकता है। अब हम बात करते हैं कि प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती हैं। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं हमें प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट की 7 कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं, गिवन है। हमें प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट की कितनी कैरेक्टरिस्टिक्स गिवन है, 7 कैरेक्टरिस्टिक्स दे रखी हैं। इन कैरेक्टरिस्टिक्स को हम नेचर ऑफ प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट भी कह सकते हैं और फीचर्स ऑफ मैनेजमेंट भी कह सकते हैं। यानी कि नेचर, फीचर्स और कैरेक्टरिस्टिक्स बात एक ही है। तो एग्ज़ाम के अंदर आपसे अगर प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट का नेचर डिफाइन करने के लिए कहा जाए तो भी आप ये 7 पॉइंट लिखेंगे, फीचर्स डिफाइन करने के लिए कहा जाए तो भी आप ये 7 पॉइंट लिखेंगे, और कैरेक्टरिस्टिक्स डिफाइन करने के लिए कहा जाए तो भी आप ये 7 पॉइंट्स ही लिखेंगे। तो सबसे पहले हम एक एक करके प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट की कैरेक्टरिस्टिक्स को समझना क्या करते हैं, स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर देखिए प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट की फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक क्या है। फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक है यूनिवर्सल एप्लीकेशन। यूनिवर्सल एप्लीकेशन का मतलब क्या है कि प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट को हर ऑर्गेनाइजेशन में अप्लाई किया जाता है, चाहे वो ऑर्गेनाइजेशन बिग हो, स्मॉल हो, प्रॉफिट हो, नॉन प्रॉफिट हो, सर्विस प्रोवाइडर हो, मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न हो, कोई सी भी ऑर्गेनाइजेशन हो। हर ऑर्गेनाइजेशन के अंदर प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट को क्या किया जाता है, अप्लाई किया जाता है। तो शॉर्ट में अपन कह सकते हैं अप्लाइड इन ऑल टाइप ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। तो मेन तो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के वे में अगर हम देखें तो इन्हें हर तरह की बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में क्या किया जाता है, अप्लाई किया जाता है। लेकिन हाँ, यहाँ पर एक बात हमको याद रखनी है, इन प्रिंसिपल्स को बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में अप्लाई करते समय हमें बिजनेस के नेचर और साइज को थोड़ा सा ध्यान में रखना पड़ता है। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल दूं, मैंने एक प्रिंसिपल लिया है डिवीज़न ऑफ वर्क। ये प्रिंसिपल जो है हेनरी फ्यूल का है, और इस प्रिंसिपल में कहा गया है कि होल वर्क को स्मॉल पार्ट्स में डिवाइड करके करना चाहिए। इससे क्या होगा कि आपके जो वर्कर्स और एम्प्लॉयज़ हैं उनमें स्पेशलाइजेशन आएगी और वो उस वर्क को इफ़ेक्टिवली और एफिशिएंटली परफॉर्म कर पाएंगे। तो बात हम डिवीज़न ऑफ वर्क की कर रहे हैं। तो मैंने अभी आपको कहा कि मैनेजमेंट के जो प्रिंसिपल्स हैं उन्हें
हर तरह की बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में अप्लाई किया जा सकता है, लेकिन अप्लाई करते समय हमें उस बिजनेस के नेचर और साइज को ध्यान में रखना पड़ता है। तो डिवीज़न ऑफ वर्क को यदि हम देखें तो डिवीज़न ऑफ वर्क जरूरी नहीं है कि हर ऑर्गेनाइजेशन में एक ही तरीके का होगा। यानी कि अगर मैं एक बैंक की बात करूं तो बैंक में डिवीज़न ऑफ वर्क का जो मेथड है वो अलग तरीके का होता है, और एक मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न के अंदर, किसके अंदर, एक मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न के अंदर जो है डिवीज़न ऑफ वर्क अलग तरीके से होता है। तो प्रिंसिपल्स तो अप्लाई होगा, लेकिन प्रिंसिपल्स को अप्लाई करने का जो तरीका है वो हर ऑर्गेनाइजेशन के साइज और नेचर पे क्या करता है, डिपेंड करता है। इस चीज़ को आप लोग ध्यान रखिएगा कि फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक मैंने आपको समझा दी कि प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट की फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक क्या है कि इन प्रिंसिपल्स को हम हर बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन अप्लाई करते समय हमें बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के नेचर और साइज को ध्यान में रखना क्या है, जरूरी है। और फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक क्या हो गई, यूनिवर्सल एप्लीकेशन। सेकंड कैरेक्टरिस्टिक क्या है प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट की, वो है जनरल गाइडलाइन। क्या है, जनरल गाइडलाइन। मैंने अभी आपको बता भी दिया था कि प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट जो है वो एक जनरल गाइडलाइन के फॉर्म में होते हैं। यानी कहने का मतलब क्या है, डू नॉट प्रोवाइड रेडीमेड सॉल्यूशन। यानी कि वो हमें एक रेडीमेड सॉल्यूशन प्रोवाइड नहीं करते हैं, वो केवल हमें ये बताते हैं कि ऐसा करना चाहिए। अब वो कितना चाहिए, कैसे चाहिए, वो आपको देखना है। यानी कि इनकी जो मेन भूमिका होती है, मेन रोल होता है, वो एक गाइडलाइन के फॉर्म में होता है। ये हमें रेडीमेड सॉल्यूशन नहीं देते हैं कि वो ये नहीं कहते हैं कि हाँ ऐसा करो ऐसा ही होगा। इस तरह का कोई भी प्रिंसिपल नहीं है मैनेजमेंट का। मैनेजमेंट के प्रिंसिपल किस वे में होते हैं, जनरल गाइडलाइन के वे में होते हैं। डू नॉट प्रोवाइड रेडीमेड सॉल्यूशन। इसका भी एक एग्जांपल मैं आपको दे देता हूँ। जैसे एक प्रिंसिपल है हेनरी फ्योल का, स्टेबिलिटी ऑफ टेन्यूर। इसका मतलब क्या है कि हर एम्प्लॉय को ऑर्गेनाइजेशन में सेट होने के लिए उस ऑर्गेनाइजेशन के नेचर को, वहाँ के एनवायरनमेंट को समझने के लिए और अपने आप को एडजस्ट करने के लिए एक टाइम पीरियड देना चाहिए। यानी कि उसे कुछ वक्त देना चाहिए ताकि वो ऑर्गेनाइजेशन में अपने आप को स्टेबल कर पाए। लेकिन कितना वक्त देना चाहिए ये प्रिंसिपल इस चीज़ को नहीं बताता। अब वो वक्त 6 महीने का होगा, 1 साल का होगा, ये डिपेंड करता है कि वो ऑर्गेनाइजेशन का नेचर और साइज किस तरीके का है। हो सकता है 1 महीने का भी हो कि भाई 1 महीने में आप अपने आप को सेटल डाउन कर लो, एडजस्ट कर लो, हम आपको 1 महीने का टाइम दे रहे हैं। जैसे कि गवर्नमेंट जॉब्स जो होती हैं उसके अंदर 2 साल का प्रोविजन पीरियड दिया जाता है। उसी तरह डिपेंड करता है कि कौन सी ऑर्गेनाइजेशन कितना पीरियड देगी। तो जो मैनेजमेंट के प्रिंसिपल हैं वो हमें केवल गाइडलाइन प्रोवाइड करते हैं, रेडीमेड सॉल्यूशन प्रोवाइड नहीं करते। तो मैंने आपको एग्जांपल देके भी समझा दिया कि स्टेबिलिटी ऑफ टेन्यूर के एग्जांपल के थ्रू हम यदि हम समझें तो ये प्रिंसिपल कहता है कि भाई हर एम्प्लॉय को ऑर्गेनाइजेशन में सेटल डाउन होने के लिए कुछ टाइम पीरियड देना चाहिए ताकि वो अपने आप को एडजस्ट करके प्रॉपर वर्किंग कर सके। लेकिन ये टाइम पीरियड कितना होगा ये डिपेंड करता है उस ऑर्गेनाइजेशन के साइज पर, उस ऑर्गेनाइजेशन के नेचर पर। तो मैनेजमेंट के प्रिंसिपल केवल एक जनरल गाइडलाइन के फॉर्म में होते हैं, ये हमें रेडीमेड सॉल्यूशन प्रोवाइड नहीं करते हैं। और ये कीवर्ड्स आप याद कर लो बच्चों, क्योंकि इन कीवर्ड्स को यदि आप याद रखोगे तो आपको हर प्रिंसिपल को हर कैरेक्टरिस्टिक को आप इजीली डिफाइन कर पाओगे। नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक क्या है, फॉर्म्ड बाय प्रैक्टिस एंड एक्सपेरिमेंटेशन। तो मैनेजमेंट के जो प्रिंसिपल्स हैं ये एक रात में डेवलप नहीं हुए। यहाँ पर भी लिखा हुआ है नॉट डेवलप्ड ओवरनाइट। इन्हें एक रात में डेवलप नहीं किया गया है। इवॉल्व्ड इन डीप ऑब्जर्वेशन
एंड रिपीटेड एक्सपेरिमेंट्स, यानी कि इन्हें एक डीप ऑब्जर्वेशन और एक्सपेरिमेंट्स के थ्रू डेवलप किया गया है। तो जनरल गाइडलाइन भी है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि जनरल गाइड रातों रात बन गई। इन जनरल गाइडलाइंस को बनाने के लिए भी काफ़ी ऑब्जर्वेशन किए गए हैं, काफ़ी एक्सपेरिमेंट्स किए गए हैं, उसके बाद ही मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स को क्या किया गया है, फॉर्म्ड किया गया है। जैसे मैं एक एग्जांपल के थ्रू आपको बताता हूँ, इसमें भी हम डिवीज़न ऑफ वर्क का एग्जांपल ले लेते हैं। भाई डिवीज़न ऑफ वर्क का जो प्रिंसिपल है, यदि हम इसको अप्लाई करते हैं तो हमारे ऑर्गेनाइजेशन के जो एम्प्लॉयज़ और वर्कर्स हैं उनमें किसी वर्क को करने का स्पेशलाइजेशन आ जाएगा। लेकिन ये भविष्यवाणी हम किस आधार पे कर रहे हैं? हमने इसको रातों रात नहीं किया। जो मैनेजमेंट के जो एक्सपर्ट्स थे उन्होंने इस प्रिंसिपल्स को कई ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर अप्लाई किया, और हर ऑर्गेनाइजेशन में अप्लाई करने के बाद जब उनके सामने रिजल्ट स्पेशलाइजेशन के फॉर्म में आए, तब जाकर वो सेटिस्फाइड हुए कि हाँ, डिवीज़न ऑफ वर्क करने से एम्प्लॉयज़ और वर्कर्स के अंदर स्पेशलाइजेशन आता है किसी काम को करने का। जैसे हम बैंक के अंदर देखते हैं कि कैशियर जो होता है उसका रोज काम क्या होता है, कैश को कलेक्ट करना। तो उसके अंदर जो स्पेशलाइजेशन है उस काम को करने का, यानी कि वो फटाफट से कैलकुलेशन कर लेता है, तो वो रोज वो काम करता है, तो उसमें स्पेशलाइजेशन आ गया। तो ये जो डिवीज़न ऑफ वर्क का प्रिंसिपल है, ऐसे ही मैनेजमेंट के कोई से भी प्रिंसिपल्स की अपन बात करेंगे, 14 प्रिंसिपल्स की हम बात करेंगे, हम फ्रेडरिक विंसलो टेलर के 4 प्रिंसिपल्स की बात करेंगे। तो ये जो सभी प्रिंसिपल्स हैं ये एक रात में डेवलप नहीं हुए, इनको काफ़ी डीप ऑब्जर्वेशन और एक्सपेरिमेंट के बाद ही डेवलप किया गया है। डिवीज़न ऑफ वर्क को कई ऑर्गेनाइजेशंस में अप्लाई किया गया। अप्लाई करने के बाद जब सभी ऑर्गेनाइजेशन से सेम रिजल्ट मिले, उसी के बाद इस प्रिंसिपल को फॉर्म किया गया कि डिवीज़न ऑफ वर्क के थ्रू आप अपने एम्प्लॉयज़ और वर्कर्स के अंदर स्पेशलाइजेशन ला सकते हो, और साथ ही साथ ऑर्गेनाइजेशनल गोल को आप इफ़ेक्टिवली और एफिशिएंटली क्या कर सकते हो, अचीव कर सकते हो। तो मैनेजमेंट की जो प्रिंसिपल्स हैं, इनकी थर्ड कैरेक्टरिस्टिक क्या हो गई कि फॉर्म्ड बाय प्रैक्टिस एंड एक्सपेरिमेंटेशन। इन्हें डीप ऑब्जर्वेशन और एक्सपेरिमेंट के बाद डेवलप किया गया है। क्लियर? और फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक क्या थी? यूनिवर्सल एप्लीकेशन, यानी कि ये यूनिवर्सल एप्लीकेबल है, यानी कि परवेजिव है। सेकेंड कैरेक्टरिस्टिक क्या थी? जनरल गाइडलाइन है। थर्ड कैरेक्टरिस्टिक क्या है? फॉर्म्ड बाय प्रैक्टिस एंड एक्सपेरिमेंटेशन। इनकी फोर्थ कैरेक्टरिस्टिक क्या है? प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट की फ्लेक्सिबल। ये फ्लेक्सिबल होते हैं, ये प्योर साइंस के प्रिंसिपल्स की तरह रिजिड नहीं होते। भाई साइंस के जो प्रिंसिपल्स होते हैं वो तो रिजिड होते हैं, यानी कि उनको हम चेंज नहीं कर सकते, उनको हम मॉडिफाइड नहीं कर सकते। लेकिन जो मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स होते हैं ये फ्लेक्सिबल होते हैं। इट कैन बी चेंज्ड एंड मॉडिफाइड। इन्हें चेंज किया जा सकता है, इन्हें मॉडिफाई किया जा सकता है, लेकिन प्योर साइंस के प्रिंसिपल्स को चेंज नहीं किया जा सकता, मॉडिफाई नहीं किया जा सकता। अब इसको भी हम एग्जाम्पल के थ्रू देख लेते हैं। इसमें एक एग्जाम्पल हम ले लेते हैं सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन। ये भी हेनरी फ्योल का एक प्रिंसिपल है, सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन। अब इस प्रिंसिपल के थ्रू यदि हम इस कैरेक्टरिस्टिक को समझें तो ये जो प्रिंसिपल है इसके अकॉर्डिंग जितने भी ऑर्गेनाइजेशन के की इश्यूज़ हैं, यानी कि जो मेन डिसीजंस हैं, वो टॉप लेवल मैनेजमेंट को लेने चाहिए, और जो रूटीन वर्क के जो डिसीजंस हैं उनका डिसेंट्रलाइजेशन कर देना चाहिए। लेकिन किन डिसीजंस का सेंट्रलाइजेशन किया जाएगा और किन डिसीजंस को डिसेंट्रलाइज किया जाएगा, ये डिपेंड करता है कि इन्वायरमेंट किस तरीके का है, और इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग जो डिसीजन पावर है उनका सेंट्रलाइजेशन
और डिसेंट्रलाइजेशन किया जा सकता है। यानी कि हो सकता है कि पहले कुछ इश्यूज ऐसे थे जिनका सेंट्रलाइजेशन किया गया था, लेकिन अब एनवायरनमेंट के चेंज होने के कारण उन इश्यूज को हमने डिसेंट्रलाइज कर दिया, यानी कि हमने मिडिल लेवल मैनेजमेंट और लोअर लेवल मैनेजमेंट पर छोड़ दिया। क्योंकि भाई इन्वायरमेंट रोज चेंज हो रहा है, अगर हम सभी डिसीजंस खुद करेंगे तो फिर इससे डिले इन एक्शन होगा। तो इन्वायरमेंट के चेंज होने के कारण और बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के ग्रोथ करने के कारण जरूरी नहीं है कि जो डिसीजंस पहले सेंट्रलाइजेशन नेचर के हुआ करते थे वो आगे चलकर भी सेंट्रलाइजेशन नेचर के ही होंगे। हो सकता है कि बिजनेस के ग्रोथ करने के कारण हमें अब उन डिसीजंस को डिसेंट्रलाइज करना पड़े। तो कहने का मतलब क्या है कि ये जो प्रिंसिपल्स हैं ये डिपेंड करते हैं नेचर पर, और नेचर के अकॉर्डिंग हम इनको क्या कर सकते हैं, चेंज भी कर सकते हैं और मॉडिफाइड भी कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि जो प्रिंसिपल हमने एक बार फॉलो कर लिया उसे हम फॉलो करते ही जाएंगे। हो सकता है कि एनवायरनमेंट के चेंज होने के कारण हमें उस प्रिंसिपल को बिल्कुल छोड़ना भी पड़े, हो सकता है कि हमें उसे मॉडिफाइड भी करना पड़े। जैसे मैंने अभी आपको बताया कि सेंट्रलाइजेशन और डिसेंट्रलाइजेशन का मतलब क्या होता है, इनको कॉम्बिनेशन के वे में अपनाना चाहिए। कुछ इश्यूज जो बहुत क्रिटिकल होते हैं उनको सेंट्रलाइज करना चाहिए, और जो इश्यूज क्रिटिकल नहीं होते, रूटीन वर्क से रिलेटेड होते हैं, उनको डिसेंट्रलाइज करना चाहिए। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि जो एक बार इशू सेंट्रलाइज हो गए वो हमेशा ही सेंट्रलाइज रहेंगे। हो सकता है उनको डिसेंट्रलाइज किया जाए, और हो सकता है कि इन्वायरमेंट चेंज के कारण जिनको हमने पहले डिसेंट्रलाइज किया था, जिन डिसीजंस को, उनको वापस सेंट्रलाइज करना पड़ जाए। तो इन्हें चेंज और मॉडिफाइड किया जा सकता है। तो इनकी फोर्थ कैरेक्टरिस्टिक क्या है कि हम प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट को क्या जो प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट होते हैं ये साइंस के प्रिंसिपल्स की तरह रिजिड नहीं होते। ये इनका नेचर क्या होता है, ये फ्लेक्सिबल होते हैं। क्या होते हैं, फ्लेक्सिबल होते हैं। इन्हें हम अकॉर्डिंग टू इन्वायरमेंट चेंज भी कर सकते हैं और मॉडिफाई भी कर सकते हैं। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक क्या है, बिहेवियरल इन नेचर। यानी कि इनका जो मेन रिलेशन, कंसंट्रेशन होता है, फोकस होता है, वो ह्यूमन बिहेवियर पर होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक है प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट की, कि इनका जो मेन फोकस होता है वो ह्यूमन बिहेवियर पर होता है, और ये एम्प्लॉयज़ के बिहेवियर को मोल्ड आउट करते हैं। यानी कि उनके नेचर को इस तरीके से मोल्ड करते हैं कि वो ऑर्गेनाइजेशनल गोल की तरफ अपना ध्यान दें और उसको अचीव करने के लिए क्या करें, इफ़ेक्टिवली और एफिशिएंटली वे में क्या करें, वर्क करें। तो इनका जो मेन कंसंट्रेशन होता है वो ह्यूमन बिहेवियर पर होता है, और ये ह्यूमन बिहेवियर को यानी कि एम्प्लॉयज़ और वर्कर्स के बिहेवियर को इस तरीके से मोल्ड आउट करते हैं कि उनका जो फोकस है वो ऑर्गेनाइजेशनल गोल की तरफ रहता है, और वो उसे इफ़ेक्टिवली और एफिशिएंटली वे में क्या करते हैं, अचीव करने की कोशिश करते हैं। जैसे एक प्रिंसिपल की हम बात करते हैं और वो है डिसिप्लिन। कौन सा प्रिंसिपल है, डिसिप्लिन। डिसिप्लिन का जो प्रिंसिपल है वो एम्प्लॉयज़ के अंदर इम्प्रूव करता है कमिटमेंट्स को। किसको इम्प्रूव करता है, कमिटमेंट्स को। यानी कि जो भी कमिटमेंट्स होते हैं उनको फुलफिल करने के लिए उनको मोटिवेट करता है। डिसिप्लिन का जो प्रिंसिपल होता है इसको हम और विस्तार से पढ़ेंगे आगे जब हम फ्यूल्स के प्रिंसिपल पढ़ेंगे। एक होता है प्रिंसिपल एस्पिरिट डी कॉर्प्स। एस्पिरिट डी कॉर्प्स ये जो है एम्प्लॉयज़ के अंदर क्या करता है, टीम स्पिरिट पैदा करता है। यानी कि वो आई को रिप्लेस करते हैं किससे, वी से। उनके अंदर टीम स्पिरिट की भावना भर देता है। तो यहाँ पर जो प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट का नेक्स्ट फीचर जो हम पढ़ रहे हैं, बिहेवियरल इन नेचर, का मतलब क्या है कि ये एम्प्लॉयज़ और वर्कर्स के बिहेवियर पर फोकस्ड होते हैं और उनके बिहेवियर को इस तरीके से मोल्ड आउट करते हैं कि वो ऑर्गेनाइजेशनल गोल को इफेक्टिवली और एफिशिएंटली क्या करें, अचीव करें। नेक्स्ट हम बात करते हैं कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप। यानी कि जो मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स हैं वो कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप को क्या करते हैं, मेंटेन करते हैं। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं।
यूनिटी ऑफ कमांड। यूनिटी ऑफ कमांड वाला जो प्रिंसिपल है ये बताता है कि भाई एक सबऑर्डिनेट को केवल एक ही बॉस से ऑर्डर मिलना चाहिए। इससे उसमें कंफ्यूजन क्रिएट नहीं होगा कि पहले मैं किस बॉस का काम करूं। ठीक है, तो हेनरी फ्यूल ने क्या कहा है कि एक सबऑर्डिनेट को एक ही बॉस के थ्रू ऑर्डर रिसीव होना चाहिए, इससे उसमें कंफ्यूजन क्रिएट नहीं होगा। तो यहाँ पर जो यूनिटी ऑफ कमांड है ये तो कॉज हो गया, और इसका इफेक्ट क्या आएगा कि वर्कर्स के अंदर कंफ्यूजन क्रिएट नहीं होगा। तो यानी कि यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, इफेक्ट और रिजल्ट ऑफ एवरी प्रिंसिपल एंटिसिपेटेड बिफोर एप्लीकेशन। यानी कि हम किसी भी प्रिंसिपल को अप्लाई करने से पहले ये जान सकते हैं कि भाई इस प्रिंसिपल को अप्लाई करने के बाद इसका इफेक्ट किस वे में आएगा। जैसे यूनिटी ऑफ कमांड का इफेक्ट क्या आएगा कि भाई ये कंफ्यूजन क्रिएट होने से रोकेगा, वर्कर्स और एम्प्लॉयज़ के बीच में जो कंफ्यूजन क्रिएट होता है उसको नहीं होने देगा। क्योंकि यूनिटी ऑफ कमांड क्या कहता है कि एक सबऑर्डिनेट को केवल एक ही बॉस से ऑर्डर रिसीव होना चाहिए। तो जब एक ही बॉस से ऑर्डर मिलेगा तो वो उसी ऑर्डर बॉस के ऑर्डर को कंप्लीट करने पर अपना फोकस करेगा और उसमें कंफ्यूजन क्रिएट होने की कोई बात ही नहीं है। तो यहाँ पर ये प्रिंसिपल्स बिल्कुल इस रिलेशनशिप को एक्सप्लेन करते हैं और ये हमें बताते हैं कि अगर आप इन प्रिंसिपल्स को अप्लाई करोगे तो इसका इफेक्ट क्या आने वाला है। तो कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप को ये मेंटेन करते हैं बिल्कुल। अब आगे पढ़ते हैं कंटिंजेंट। कंटिंजेंट का मतलब क्या है, एप्लीकेशन ऑफ प्रिंसिपल वेरीज फ्रॉम सिचुएशन टू सिचुएशन। यानी कि कंटिंजेंट का मतलब क्या है कि मैनेजमेंट की जो प्रिंसिपल्स हैं ये इन्वायरमेंट पर बेस करते हैं, इनका बेस ही इन्वायरमेंट होता है। इन्हें बेस के अकॉर्डिंग ही क्या किया, यानी कि इन्हें इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग ही क्या किया जाता है, अप्लाई किया जाता है। जैसे एक एग्जांपल दूं मैं आपको, मैंने अभी आपको बताया स्पिरिट डी कॉप्स, ये जो एम्प्लॉयज़ और वर्कर्स होते हैं उनके अंदर टीम स्पिरिट को पैदा करता है। लेकिन इस प्रिंसिपल को आप वहीं पर अप्लाई कर सकते हो जहाँ पर ग्रुप ऑफ पीपल वर्क कर रहा हो, क्योंकि टीम स्पिरिट हमेशा ग्रुप ऑफ पीपल्स में ही क्रिएट की जाती है। लेकिन जहाँ पर वर्क इंडिविजुअल पर्सन कर रहा है वहाँ पर स्पिरिट डी कॉप्स का जो प्रिंसिपल है वो अप्लाई नहीं किया जा सकता, क्योंकि वहाँ का इन्वायरमेंट ही ऐसा नहीं है। वहाँ पर वर्क इंडिविजुअल्स के थ्रू कंप्लीट किया जाता है। हाँ, जिन ऑर्गेनाइजेशन के अंदर वर्क ग्रुप ऑफ पीपल के थ्रू किया जाता है वहाँ पर तो आप इस प्रिंसिपल को अप्लाई कर सकते हो, लेकिन जिन ऑर्गेनाइजेशन में जो वर्क है वो इंडिविजुअल पर्सन्स करते हैं वहाँ पर इस प्रिंसिपल को अप्लाई नहीं किया जा सकता। तो मैनेजमेंट की जो प्रिंसिपल्स हैं ये डिपेंड करते हैं कि ऑर्गेनाइजेशन का इन्वायरमेंट किस तरीके का है। तो यहाँ पर भी यही बात लिखी हुई है कि एप्लीकेशन ऑफ प्रिंसिपल वेरीज फ्रॉम सिचुएशन टू सिचुएशन, यानी कि इनका अप्लाई होना ऑर्गेनाइजेशन के सिचुएशन पर डिपेंड करता है, इसलिए प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट कंटिंजेंट होते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हो बच्चों कि अपन ने प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट की जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं उनको डिस्कस किया। 7 कैरेक्टरिस्टिक्स थी। एक बार मैं बिल्कुल शॉर्ट में आपको समझा देता हूँ, फटाफट से आप फोकस करिएगा। यूनिवर्सल एप्लीकेशन का मतलब क्या है, आप इन्हें हर ऑर्गेनाइजेशन में, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में अप्लाई कर सकते हो, लेकिन इनको अप्लाई करते समय ये ध्यान रखना है कि उस ऑर्गेनाइजेशन का साइज़ क्या है और नेचर क्या है। सेकंड क्या है, जनरल गाइडलाइन। जनरल गाइडलाइन का मतलब क्या है कि ये एक केवल जनरल गाइडलाइन के फॉर्म में होते हैं, ये हमें रेडीमेड सॉल्यूशन प्रोवाइड नहीं करते हैं। फॉर्म्ड बाय प्रैक्टिस एंड एक्सपेरिमेंट का मतलब क्या है कि इन्हें एक रात में डेवलप नहीं किया गया है, बल्कि डीप ऑब्जर्वेशंस एंड एक्सपेरिमेंट के बाद ही इन्हें क्या किया गया है, डेवलप किया गया है। फ्लेक्सिबल, यानी कि इन्हें अकॉर्डिंग टू इन्वायरमेंट चेंज किया जा सकता है, मोल्ड किया जा सकता है। ये प्योर साइंस के प्रिंसिपल्स की तरह रिजिड नहीं होते हैं। बिहेवियरल इन नेचर का मतलब क्या है, इनका मेन फोकस जो है एम्प्लॉयज़ और वर्कर्स के बिहेवियर को मोल्ड आउट करना होता है, और इस वे में मोल्ड आउट करना होता है कि वो ऑर्गेनाइजेशन के गोल को इफ़ेक्टिवली और एफिशिएंटली क्या कर सकें, अचीव कर सकें। नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक क्या है, कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप।
ये प्रिंसिपल ये डिफाइन करते हैं कि अगर इन प्रिंसिपल को अप्लाई किया जाए तो इनका इफेक्ट ऑर्गेनाइजेशन पर किस तरीके से आएगा। कंटिंजेंट का मतलब क्या है, इनको अप्लाई करना ऑर्गेनाइजेशन के नेचर पर डिपेंड करता है। जरूरी नहीं है कि सारे प्रिंसिपल हर ऑर्गेनाइजेशन में अप्लाई किए जाएं, वो डिपेंड करता है कि उस ऑर्गेनाइजेशन का नेचर किस तरीके का है, इन्वायरमेंट किस तरीके का है। तो बच्चों, मैंने आपको इस क्लास के अंदर जो प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट की कैरेक्टरिस्टिक्स हैं या नेचर हैं या अपन इसे फीचर्स भी कह सकते हैं, इनके बारे में समझाया। अब हम नेक्स्ट क्लास के अंदर प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट के इम्पोर्टेंस के बारे में पढ़ेंगे और मैं आशा करता हूं कि आपको मेरी क्लासेस समझ में आ रही होंगी। और यदि आपको मेरी क्लासेस पसंद आ रही हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक ज़रूर करिए, शेयर ज़रूर करिए, सब्सक्राइब ज़रूर करिए और कमेंट करना बिल्कुल भी मत भूलिए। थैंक यू वेरी मच बच्चों। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट कंसेप्ट के साथ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू।